नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास मौत आई दबे पांव पार्ट 4। अपने आखिरी पेशेंट के भी चले जाने के बहुत देर बाद भी डॉक्टर परमार क्लिनिक में ही मौजूद था और अपनी कुर्सी पर अधलेटा सा बैठा ऊँघ रहा था, जबकि सब इंस्पेक्टर मुंडे वहां पहुंचा। हेलो, वो बोला, जरा जागे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सुस्ता रहे थे? मुंडे मुस्कुराता हुआ बोला। हाँ, डॉक्टर परमार अनिश्चित भाव से बोला। लंच के बाद हो जाता है ऐसा, खामखा ऊंघ आने लगती है। आज मैंने लंच नहीं किया। अच्छा, हाँ, मैंने आपके आराम में खलल डाला। नेवर माइंड, प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया। कैसे आए? आप ही से मिलने आया हूँ। सोचा शायद आपसे कोई मदद हासिल हो सके। किस सिलसिले में? सुनिए, आज सुबह मिस्टर अधिकारी की स्टडी में मैंने सुधीश भोजानी नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव का जिक्र किया था और ये संभावना व्यक्त की थी कि वो मिस्टर अधिकारी के लिए काम कर रहा हो सकता था। डॉक्टर साहब, उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे? हाँ, डॉक्टर सहज भाव से बोला। तभी तो मैं इस नाम से वाकिफ हूँ। सिर्फ नाम से वाकिफ हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई? वो सवाल डॉक्टर को साधारण सवाल न लगा। सुबह उस पुलिसिये ने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि वो भोजानी को खोज निकालेगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो चुका था तो वो भोजानी से पहले ही कबुलवा चुका हो सकता था कि वो डॉक्टर से मिला था, और अब भोजानी से मिले होने से इनकार करना उसकी पोजीशन खराब कर सकता था। लिहाजा उस घड़ी उसे सच बोलना ही मुनासिब लगा। एक बार मिल चुका हूं मैं इस शख्स से, प्रत्यक्षता वो बोला। आज ही दोपहर को। कहाँ? यहीं। बतौर पेशेंट आया था वो आपके पास? नहीं। तो बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे भी तो कुछ मालूम पड़े कि माजरा क्या है। मालूम पड़ जाएगा, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। क्यों आया था भोजानी आपसे मिलने? क्या चाहता था? उसके पास कुछ जानकारी थी जो कि वो मुझे बेचना चाहता था। जानकारी? कैसी जानकारी? खास व्यक्तिगत जानकारी, बल्कि ये कहिए कि गोपनीय जानकारी। ये जानकारी दस्तावेज की सूरत में थी। दस्तावेज? वो शख्स मिस्टर अधिकारी के लिए काम कर रहा था। वो अपने काम की नियमित रिपोर्ट भी मिस्टर अधिकारी को देता होगा। हमारी जानकारी कहती है कि वो रिपोर्ट लिखित में होती थी, जिनकी कार्बन कापियां वो अपने पास रखता था। क्या ऐसी कोई कार्बन कापियां वो आपको बेचना चाहता था? हाँ। आपने देखी वो कापियां? एक वर्का उसने मुझे दिखाया था, जिनसे ये साबित होता था कि वो ब्लफ नहीं मार रहा था। वो वर्का कहाँ है? वो तो उसने तभी वापस ले लिया था। पढ़ा तो आपने उसे होगा? पढ़ा था। क्या था उसमें? उसी जानकारी का एक अंश था जो कि वो मुझे बेचना चाहता था। कैसी जानकारी? आपकी निजी जिंदगी का कोई काला कारनामा? आपके अतीत की कोई पोल? यही समझ लीजिए। भोजानी समझता होगा कि आप इन बातों का ढोल पिटना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आपसे उन बातों की कोई कीमत वसूल करना चाहता होगा। यही बात थी। कितनी कीमत चाहता था? 50,000। आपने कबूल किया वो कीमत अदा करना? नहीं। नहीं? नहीं, ब्लैकमेल का शिकार होने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ज्यों ही उसने ब्लैकमेलर वाली भाषा बोलनी शुरू की, मैंने उसे यहाँ से चलता कर दिया। और वो चलता हो गया? हाँ, आराम से, बिना कोई हुज्जत किए, बिना डराए धमकाए। ऐसा शायद वो बाद में करता। क्या मतलब? उसने मुझे आज आधी रात तक सोचने का वक्त दिया था। कहता था कि अगर मैंने आज रात के 12 बजे तक या उससे पहले उसकी पेशकश कबूल न की तो वो उन रिपोर्टों को पुलिस के हवाले कर देगा। आपने क्या मन बनाया इस बाबत? अभी कोई मन नहीं बनाया मैंने। अभी वक्त है मेरे पास, आधी रात तक का। मर्जी क्या है? उसके सामने झुकेंगे या नहीं? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। अभी वक्त है मेरे पास, पहले ही बोला। आखिरी बार खंडाला कब गए थे? ये क्या सवाल हुआ? जवाब दीजिए। खंडाला में जाता ही रहता हूँ। आखिरी बार कब गए थे? कल रात को। कहाँ गए थे? जनरल अस्पताल। लोकल सिविल सर्जन डॉक्टर देवरे के साथ मिस्टर अधिकारी की लाश के पोस्टमार्टम के सिलसिले में। जनरल अस्पताल के अलावा कहीं और भी गए थे? नहीं। कहीं भोजानी से मिले थे?
सोच विचार के या इत्तेफाकन? नहीं। वहां उसके ऑफिस का चक्कर लगाया हो, भले ही वो मिला ना हो? नहीं। जाती बार आप डॉक्टर देवरे के साथ थे, लेकिन वापसी में शायद आपने ऐसा किया हो। मैं वापसी में भी अकेला नहीं था। तब मिसेस अधिकारी मेरे साथ थी, जिन्हें कि मैं घर छोड़कर आया था। पिछली रात यहाँ लौटकर आप फिर वापस खंडाला नहीं गए थे। ये बात आप साबित कर सकते हैं? आप साबित कर सकते हैं कि मैं गया था? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं साबित कर सकता। रात को मैं किसी गवाह से बगलगीर होकर नहीं सोता। अगर मैं आप पर यह इल्जाम लगाऊं कि भोजानी की ब्लैकमेल अदा करके रिपोर्टें हासिल करने की जगह आपने वो रिपोर्टें उसके ऑफिस में से चोरी कर ली और वहां भोजानी की निश्चित मौत का भी सामान कराए, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि बराए मेहरबानी जूते और वर्दी उतारकर एग्जामिनेशन टेबल पर लेटिए, ताकि मैं आपके हिले हुए दिमाग और बिगड़ी अकल की कोई वजह समझ सकूं और फिर आपका इलाज कर सकूं। मुंडे के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। वो कुछ क्षण उसे घूरता रहा, लेकिन फिर डॉक्टर को विचलित न होता पाकर वो बोला, ये मजाक का विषय नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ, इसलिए मजाक बंद कीजिए। आज 2 बजे के करीब सुदेश भोजानी का उसके ऑफिस में कत्ल हो गया है। कत्ल हो गया है? डॉक्टर चौंका। कैसे? जहर से। उसी जहर से जिससे कि मिस्टर अधिकारी का काम तमाम हुआ। किसी ने उसकी विस्की की बोतल में वो जहर मिला दिया था। उसने ऑफिस में आकर उस बोतल में से विस्की पी और फिर वहीं ढेर हो गया। अरे, इस हादसे के दौरान मिसेस अधिकारी उसके साथ थी और जो कुछ वहीं बीती उसकी चश्मदीद गवाह थी। मीरा उस शख्स के साथ उसके ऑफिस में? ओ नो, ये हकीकत है। लगता है उसने मिसेस अधिकारी के साथ भी ब्लैकमेल का वो ही चक्कर चलाने की कोशिश की थी जो कि वो आपके साथ चला कर गया था। लेकिन मिसेस अधिकारी अपनी जुबानी साफ साफ ये बात कबूल करने को तैयार नहीं। कागजात के अस्तित्व की बात तो वो मानती हैं, लेकिन उनकी खरीद फरोख्त से ताल्लुक रखती कोई बात उन्हें कबूल नहीं। अब कहाँ है वो? खंडाला पुलिस स्टेशन में। कि कहाँ? उस पुलिस स्टेशन में जिसके अंडर मेरी चौकी आती है। वहां किस लिए? वो अपने वकील से मशवरा किए बिना कई बातों का जवाब नहीं देना चाहती। वकील साहब अभी मिल नहीं रहे, इसलिए वो वहां है और मैं यहाँ हूँ। हासिल खाली वक्त का कोई सदुपयोग करने के लिए अभी वापस वहीं पहुंचूंगा। वो गिरफ्तार हैं? नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं। फिलहाल वो क्वेश्चनिंग के लिए डिटेंड है और थाने बैठी अपने वकील और फैमिली फ्रेंड शेखर साबले के उपलब्ध होने का इंतजार कर रही हैं। एकाएक मुंडे उठ खड़ा हुआ। सहयोग तो आपसे कोई खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। पीछे डॉक्टर को कई अहम सवालों से जकड़ा छोड़कर वो वहां से रुखसत हो गया। अहम तरीन सवाल ये था कि क्या रिपोर्टों की कॉपियां पुलिस के हाथ लग चुकी थी और क्या उन्हें मीरा के उससे कथित ताल्लुकात की खबर लग चुकी थी। उन बातों पर यकीन कर लेना पुलिस के लिए मामूली बात थी। जब अधिकारी यकीन कर सकता था तो पुलिस भला क्यों न करती, जिन्हें की कत्ल के उद्देश्य की तलाश थी, जिन्होंने एक कत्ल के केस को हल करके दिखाना था। लेकिन वो तो रिपोर्टों की चोरी चली गई होने की बाबत कुछ कह रहा था। दूसरा अहम सवाल उसके सामने ये था कि क्या उसे मीरा की मौजूदा दुश्वारी की घड़ी में उसके पास खंडाला स्टेशन पहुंचना चाहिए था। उसकी भावनाओं का जवाब हाँ में था, जबकि उसके विवेक ने कहा कि उसे ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि क्लिनिक का भारी दरवाजा खुलने की और भीतर पड़ते कदम की आहट उसे मिली। कोई इस पुलिसिये जैसा बुरी खबर का संवाहक या उसके मरीजों में से कोई इमरजेंसी केस। 0 और 1 आगे पीछे चलते डॉक्टर के निजी कक्ष में दाखिल हुए। डॉक्टर ने उन्हें तत्काल पहचाना। वो वही 2 शख्स थे जो उसकी मौजूदगी में भोजानी को पूछते भोजानी के ऑफिस में पहुंचे थे और जिनके बारे में उसने सोचा था कि अगल बगल खड़े हों तो 10 लिखा लगे। डॉक्टर परमार, कड़ा वाला डॉक्टर की पूर्व परिचित फटे बांस जैसी आवाज में बोला। हाँ, डॉक्टर सहज भाव से बोला। आज सुबह तुम उधर खंडाला में भोजानी के ऑफिस में भी था, बरोबर? क्या चाहते हो? मैं तुम्हेरे को तुम्हारे फायदे की बात समझाना मांगता है। खोपड़े, इसे माल दिखा।
खोपड़ी ने वो रिपोर्टें लिफाफे में से निकालकर डॉक्टर को दिखाई, जो कि उन्होंने भोजानी से झटकी थी। ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? डॉक्टर पूछे बिना न रह सका। सोचो, क्या मुश्किल है सोचना। छीन ली? छीना या भोजानी खुद दिया, तुम्हारे को क्या वांदा है? छीनी तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सूरत पर लिखा है। छीना झपटी तुम लोगों के लिए कोई बड़ी घटना नहीं। भोजानी ने खुद दी तो भी ठीक है, क्योंकि अपने कब्जे की चीज को जैसे मर्जी जिसे मर्जी सौंप देने का उसे पूरा अख्तियार था। लेकिन उसका कत्ल करके ये कागजात कब्जाना तो। कत्ल? कड़ा वाला साफ साफ चौंका। किसका? भोजानी का। और किसका? वो खल्लास हो गया? हाँ। कब? कहाँ? अभी कोई 2 घंटे पहले, अपने ऑफिस में। अरे खोपड़े, ये भीड़ू क्या बोलता है? बाप, खोपड़े बोला, ये कोई आम भीड़ू नहीं, पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, कोई बात खामखा बोलने वाला नहीं। पण भोजानी खल्लास? नहीं यकीन आता तो? डॉक्टर मेज पर रखा फोन उनकी तरफ सरकाता हुआ बोला, खंडाला पुलिस स्टेशन फोन कर दो, यकीन आ जाएगा। बाप, ये ठीक बोलता है, खोपड़े बोला। कैसे मरा? कड़ा वाला ने पूछा। जहर से मरा, डॉक्टर बोला। किसी ने उसकी विस्की की खुली बोतल में जहर मिला दिया था। पुलिस का कहना है कि उसने अपने ऑफिस में वो जहर भरी विस्की पी और वहीं ढेर हो गया। ओह, इन रिपोर्टों को तुम लोगों के कब्जे में देखकर कोई बच्चा भी यही नतीजा निकालेगा कि उसका कत्ल तुम लोगों ने किया था। माथा फिरेला है, कड़ा वाला गुस्से से बोला। मैं साला चोरी छुपे कोई चूहा मारने वाला है जो जहर से ये काम निकालेगा। अगर मैं भोजानी को खलास किया होता तो उसका भेजा उसकी मुंडी से बाहर बिखरा पड़ा मिलता क्या? फिर भी मौजूदा हालात में पुलिस को तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं उन्हें खबर करता हूँ। कैसे खबर करता है? मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। खोपड़े, ये पुलिस को फोन करता है? खोपड़े ने दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाया। वो कड़ा वाला के करीब पहुंचा तो उसने अपने कोट की भीतरी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर खोपड़े को थमा दी। खोपड़े ने डॉक्टर के करीब पहुंचकर रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी। डॉक्टर का फोन की तरफ बढ़ता हाथ रास्ते में ही रुक गया। उसने व्याकुल भाव से पहले खोपड़े और फिर कड़ा वाला की तरफ देखा। कर, कड़ा वाला चैलेंज भरे स्वर में बोला। डॉक्टर ने खामोशी से अपना हाथ वापस खींच लिया। पुलिस को फोन लगाता है? कड़ा वाला मुंह बिगाड़ कर बोला। साला मेरे सामने पुलिस को फोन लगाता है, मेरे को गिरफ्तार कराना मांगता है, और ऐसा करके इसी दुनिया में जिंदा रहना मांगता है। डॉक्टर ने जोर से थूक निकली और अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। अभी मैं जाता है, कड़ा वाला बोला, क्योंकि मेरे को पक्की करना मांगता है कि जो तू बोला ठीक बोला, पर मैं लौट के आएगा, तेरी उम्मीद से पहले लौट के आएगा। तो रोकने की तैयारी करके रखना, वरना ये कागजात पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। कितने रोकने की तैयारी करके रखनी होगी? एक पेटी की, सिर्फ अपने कागजों के लिए। तेरे लिए सस्ता सौदा है, बाकी कागजों का सौदा मैं बाकी लोगों से करेगा। क्या? जरूरत पड़ने पर मैं तुम लोगों से कहां संपर्क करूं? नहीं मांगता, जब जरूरी समझेगा तब मैं ही तेरे पास पहुंचेगा। क्या? डॉक्टर खामोश रहा। दोनों वहां से रुखसत हो गए। बाहरला दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आती ही डॉक्टर उछलकर खड़ा हुआ। वो पिछवाड़े के दरवाजे से इमारत से निकला और उसके पहलू में एक साइबान के नीचे खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा। सड़क पर कहीं से एक कार स्टार्ट होने की आवाज आई। वो लपक कर अपनी कार में सवार हुआ। आनन फानन उसने उसका इंजन स्टार्ट किया और उसे बाहर को दौड़ाया। बाहर आकर उसने पाया कि सड़क खाली थी, लेकिन किसी कार के आगे बढ़ने की आवाज बाईं तरफ से आ रही थी। उसने कार को उधर दौड़ाया। असल में उसकी मंशा उस कार का नंबर नोट करने की थी जिसमें सवार होकर वो दोनों मवाली वहां से रुखसत हुए थे, और जिनमें से एक का, लंबे वाले का नाम वो जानता था। लेकिन इस काम के लिए अगली कार के करीब पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन मवालियों को ये खबर लग जाती कि वो उनके पीछे लगा हुआ था तो वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ सकते थे। बहरहाल वो इस उम्मीद में पीछे लगा रहा कि अगली कार कहीं खड़ी होगी, वो दोनों उसमें से निकलकर कहीं जाएंगे
तो वो करीब जाकर कार का नंबर नोट कर लेगा। एकाएक अगली कार मेन रोड छोड़कर उस सड़क पर घूमी जिस पर आगे अधिकारी की कोठी थी। तब अपनी कार को उस सड़क पर डालने के स्थान पर उसने उसे मेन रोड पर ही आगे ले जाकर एक स्थान पर रोका और पैदल वापस लौटा। साइड रोड पर पेड़ों की ओट में चलता वो अधिकारी की कोठी के करीब पहुंचा। उसने देखा कि कोठी के फाटक के सामने एक कॉन्टेसा खड़ी थी, जिसमें से लंबू खोपड़े बाहर निकलकर कोठी की तरफ बढ़ा। लेकिन ठिगना मोटा आदमी कार में ही बैठा सिगार की कश लगाता रहा। फाटक ठेल कर खोपड़े कोठी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और उसकी कॉल बेल बजाने लगा। कई बार घंटी बजाने पर भी जब भीतर से कोई जवाब न मिला तो वो वापस लौटा और आकर कार में उसकी ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। डॉक्टर तत्काल घूमकर वापस लपका। सड़क के दहाने पर जब वो एक पेड़ के मोटे तने की ओट में था तो कॉन्टेसा उसके सामने से गुजरी। कॉन्टेसा मेन रोड पर आकर बाएं घूमने की जगह वापस उधर चलती जिधर से वो आई थी। डॉक्टर दौड़ता हुआ अपनी कार तक पहुंचा और उसने फिर उसे कॉन्टेसा के पीछे डाल दिया। अब आगे कॉन्टेसा ने तो वो सड़क पकड़ ली थी जो कि खंडाला की तरफ जाती थी। अपने उद्देश्य के प्रति अनिश्चित सा डॉक्टर कॉन्टेसा के पीछे लगा रहा। अगली कार राजमची मार्ग पर पहुंची। थोड़ी देर बाद वो राजमची पॉइंट पहुंची और एलिंस्टन थिएटर के सामने जाकर रुकी। डॉक्टर ने अपनी कार थिएटर से काफी परे ही रोक दी और सामने निगाह जमाए प्रतीक्षा करने लगा। दोनों आदमी कॉन्टेसा से निकलकर थिएटर के कंपाउंड में दाखिल हुए। थिएटर के सामने युवक युवतियों की काफी भीड़ थी। कुछ शीशे के विशाल प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे तो कुछ अगल बगल की रेलिंग से टेक लगाए खड़े बतिया रहे थे। दोनों आदमी सीढ़ियों के सामने ठिठके और फिर वहां बैठे लोगों से बातें करने लगे। साफ मालूम हो रहा था कि वे कुछ पूछ रहे थे। फिर एकाएक दोनों वहां से हटे और इमारत के दाएं पहलू की ओर बढ़े। उनको अपनी निगाहों के दायरे में रखने की खातिर डॉक्टर को कार आगे सरकानी पड़ी। वो थिएटर बहुत पुरानी इमारत में था जिसे कि अंग्रेजों के राज में 100 साल से भी ज्यादा पहले बम्बई प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर एल्फिंस्टन ने बनवाया था और जो आज भी खंडाला और लोनावला के कलाकारों की गतिविधियों का इकलौता केंद्र था। अपनी नई पोजीशन से वो दोनों आदमी कुछ क्षण डॉक्टर को दिखाई देते रहे, लेकिन फिर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। कार से निकलकर उनके पीछे जाने का हौसला डॉक्टर का न हुआ। अलबत्ता उनकी कॉन्टेसा का नंबर उसने नोट कर लिया था। 10 मिनट यूं ही गुजरे। फिर एकाएक वो दोनों उसे फिर दिखाई दिए। वो उसी राहदारी से वापस आ रहे थे जिस पर चलते वो गायब हुए थे। दोनों थिएटर से बाहर निकलकर कार में सवार हुए। कार ने यू टर्न लिया और जिधर से आई थी उधर वापस दौड़ चली। डॉक्टर भी अपनी कार घुमाने ही लगा था कि उसी इमारत के पहलू से निकलकर उसके अग्रभाग की ओर बढ़ते निधि और प्रभात दिखाई दिए। दोनों की निगाहों का मरकज वो कॉन्टेसा ही मालूम होती थी जो कि अब वापस दौड़ी चली जा रही थी। फिर वो दोनों इमारत के दूसरे पहलू की ओर बढ़े चले जिधर की एक टीन की छत वाली एक मंजिला इमारत थी और जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर कैंटीन का बोर्ड लगा हुआ था। दोनों कैंटीन में दाखिल होकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। कुछ सोचकर डॉक्टर भी कार से निकलकर उधर ही बढ़ा। कैंटीन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हॉल में निधि और प्रभात को एक कोने की मेज पर बैठे पाया। दोनों के सामने कॉफी के मग रखे थे और लगता था कि उस घड़ी उनमें कोई गंभीर विवाद छिड़ा हुआ था। डॉक्टर उनके करीब पहुंचा। निधि का क्योंकि उसकी तरफ मुंह था इसलिए उसकी निगाह तत्काल डॉक्टर पर पड़ी। उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। फिर प्रभात ने भी घूमकर उनकी तरफ देखा। हेलो, डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बोला। हेलो, निधि बोली। यहाँ कैसे आ गए? बस यूं ही। बैठिए। डॉक्टर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रभात के इशारे पर एक वेटर कॉफी का एक मग उसके सामने भी रख गया। कैसे आए? इस बार प्रभात ने पूछा। डॉक्टर ने नोट किया कि उस घड़ी उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मूड तब निधि का भी वैसा ही था, लेकिन वो कम से कम उसे छुपाने की कोशिश जरूर कर रही थी।
भले ही वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। उन दोनों के पीछे आया था, डॉक्टर बोला। किन दोनों के पीछे आए थे? निधि बोली। वही मवाली से लगने वाले दो शख्स, जिनमें से एक पतला और लंबा था और दूसरा ठिगना और मोटा था, और जो जरूर तुम दोनों से बात करने के लिए ही यहाँ पहुंचे थे। दोनों में से किसी से भी इनकार करते न बना। आप? प्रभात बोला। उनके पीछे कैसे थे? पहले वो मेरे से मिलने आए थे। मैं ये जानने के लिए उनके पीछे लगा था कि वो कौन थे और कहां से आए थे। ओह, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि डॉक्टर से तत्काल उत्तर देते न बना। कोई पुलिस वाला आज तुम लोगों से मिला? फिर उसने पूछा। हाँ। कौन? मुंडे? नहीं, वो कोई मनोहर बिलथरे था। सब इंस्पेक्टर था लोकल पुलिस स्टेशन से। पुलिसिया था, लेकिन सूरत और व्यवहार से काफी शरीफ, नेक, भला और एतबारी आदमी लगता था। यानी कि भोजानी के कत्ल की खबर तुम लोगों को लग चुकी है? हाँ। और मीरा की? उसकी भी। वो कहता था कि वो क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस की हिरासत में थी। ये बात सच है? सच है। बेचारी। क्या पूछ रहा था सब इंस्पेक्टर बिलथरे? डॉक्टर ने पूछा। भोजाने की बाबत ही पूछताछ कर रहा था, प्रभात बोला। मसलन क्या हम उसे जानते थे? कभी रूबरू मिले थे? मिले थे तो कब मिले थे? कहाँ मिले थे? क्या जवाब दिया? यही कि हम भोजाने नाम के किसी शख्स से फेस टू फेस वाकिफ नहीं थे। आई सी। और क्या? और बस। अब जरा उन दो मवालियों पर आओ जो अभी यहाँ आए थे। वो क्या चाहते थे? आप कहते हैं कि वो आपके पास भी आए थे। प्रभात तनिक तीखे स्वर में बोला। पहले आप बताइए, वो आपसे क्या चाहते थे? वो मुझे ब्लैकमेल का शिकार बनाना चाहते थे। किस बिना पर? उनके पास भोजानी को मिस्टर अधिकारी को भेजे रिपोर्टों की कार्बन कॉपियां थी। वो रिपोर्टें उन्होंने भोजानी से कैसे हासिल कर ली मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बात पर जोर उन्होंने बराबर दिया था कि आइंदा जो भी डीलिंग होने वाली थी वो भोजानी की जगह उनसे होने वाली थी। उन रिपोर्टों में एक रिपोर्ट मेरी बाबत भी थी, जिसमें कि वो कहते थे कि मिस्टर अधिकारी के कत्ल का उद्देश्य छुपा था। यानी कि उन रिपोर्टों का पुलिस के हाथ पड़ जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। आपने ऐसा क्या किया था? कुछ नहीं। रिपोर्ट सिर्फ आपके बारे में थी? नहीं, उसमें आपके साथ मीरा का नाम जोड़ा गया था। हाँ, डॉक्टर हिचकिचाते हुए बोला। यानी कि जैसे वो लोग आप तक पहुंचे वैसे वो मीरा तक भी पहुंचेंगे। ऐसी एक कोशिश वो कर चुके हैं। यहाँ आने से पहले वो कोठी पर गए थे, लेकिन वहां शायद कोई नहीं था। ओह, और मुझे यकीन है कि वो लोग यहाँ भी उसी फिराक में पहुंचे थे। ब्लैकमेल की? जैसे तुम्हें मालूम नहीं। वह खामोश रहा। जैसे वो दोनों तुम्हारे कोई बचपन के बिछड़े शरीफ, नेक, भले और एतबारी साथी थे जो कि तुम्हारा हालचाल पूछने यहाँ आए थे। प्रभात ने बेचैनी से पहलू बदला और यूं निधि की ओर देखा जैसे मदद की फरियाद कर रहा हो। आप क्यों इतने सवाल पूछ रहे हैं? निधि दिलेरी से बोली। क्योंकि एक ही किश्ती पर सवार लोगों को ऐसे मामले में कोई सामूहिक डिफेंस का रास्ता अपनाना चाहिए। हम कौन सी किश्ती पर सवार हैं? प्रभात बोला। उसी पर जिस पर मैं हूं, मीरा है और शायद अभिषेक भी है। भुजानी की रिपोर्टों में शर्तिया तुम लोगों की बाबत भी कुछ है, वरना तुम्हें उन मवालियों की सूरत न देखनी पड़ी होती। उन रिपोर्टों के मुताबिक कत्ल का कोई तगड़ा उद्देश्य तुम लोगों के भी पास है, जिसकी खबर पुलिस को लगना तुम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बारी बारी दोनों की सूरतों पर निगाह डाली और फिर चैलेंज भरे स्वर में बोला। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं। दोनों ने बेचैनी से पहलू बदला। आपने वो? निधि बोली। वो रिपोर्टें पढ़ी हैं? नहीं, कतई नहीं पढ़ी। यही समझ लो, मुझे सिर्फ अपने से संबंधित रिपोर्ट के एक वर्के का सरसरी तौर से मुआयना करने का मौका मिला था। ओह, वो यूं बोली जैसे इस बात से उसे बड़ी राहत महसूस हुई हो कि डॉक्टर ने तमाम रिपोर्टें नहीं पढ़ी थी। अब सच बताओ, क्या किस्सा है? डॉक्टर तनिक उतावले स्वर में बोला। दोनों ने आंखों आंखों में कुछ मंत्रणा की और फिर निधि बोली। किस्सा वही है जो आप भांप चुके हैं। ब्लैकमेल ही उनकी मंशा थी। उनमें से वो ठिंगू तो इस बाबत बहुत ही कड़क बोल रहा था।
बुरी तरह से धमका के गए वो दोनों हमें। पैसे की मांग की? हाँ। कितने पैसे की? 1 लाख की। तुमने क्या जवाब दिया? यही कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। वो ठिगना मवाली बोला, नहीं है तो मुहैया करो। वो हमें आज आधी रात तक का वक्त देकर गया है पैसे का इंतजाम करने के लिए। कर लोगे इंतजाम? इंतजाम तो कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि हमें उन लोगों की धमकी में आना चाहिए या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि वो पुलिस के पास पहुंचे, हमें पुलिस के पास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन प्रभात इस बात से सहमत नहीं। अभी इस बात पर हमारे में तकरार हो रही थी कि आप आ गए। आई सी। वैसे खुद आपने क्या फैसला किया है? आप उनकी मांग पूरी करेंगे? नहीं, डॉक्टर दृढ़ता से बोला। भले ही इनकार की सूरत में आप पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े। पहाड़ वैसे भी टूट पड़ सकता है, मुसीबत क्या कभी पूछ के आती है? ये भी ठीक है। आप हमें क्या राय देते हैं? तुम लोगों की वो करतूत जाने बिना, जिसकी कि पोल खुल जाने का तुम लोगों को अंदेशा है, मैं क्या राय दे सकता हूँ? ठीक, असलियत बताना चाहती हो? निधि ने प्रभात की तरफ देखा। प्रभात ने इनकार में सिर हिलाया। मर्जी तुम्हारी, डॉक्टर लापरवाही से कंधे उचकाता हुआ बोला, और फिर तब तक ठंडी हो चुकी अपनी कॉफी की ओर आकर्षित हुआ। उसने कॉफी का एक घूंट भरा और बोला, बहरहाल ये बात तो अब स्थापित है कि मिस्टर अधिकारी अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरे। किसी ने उन्हें जहर देकर उनका कत्ल किया है। किसने? प्रभात बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि कत्ल किसने नहीं किया। किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया, मीरा ने नहीं किया। मीरा की गारंटी कैसे कर सकते हैं आप? कर सकता हूँ, डॉक्टर जिद भरे स्वर में बोला। डॉक्टर साहब, निधि बोली, ऐसा आपसे वो जज्बा कहला रहा है जो आप एक अरसे से मीरा के लिए अपने मन में पाले हुए हैं। क्या मतलब? डॉक्टर खामखा तीखे स्वर में बोला, आप मीरा से मोहब्बत करते हैं। जवाब देने की जहमत न कीजिए। जवाब इनकार में होगा, ये हमें मालूम है, लेकिन हकीकत वही है जो कि मैंने कह दी। डॉक्टर एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, वो बोला। दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों को पीछे बैठा छोड़कर डॉक्टर लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। 6 बजे के करीब डॉक्टर परमार फिर उसी सड़क से गुजरा जिस पर की अधिकारी की कोठी थी। तब तक क्योंकि सूरज डूब चुका था, इसलिए फासले से ही उसे एहसास हो गया कि भीतर रोशनी थी। जैसे दो टूक निधि ने पीछे ये बात कही थी कि वो मीरा से मोहब्बत करता था, उससे वो ऐसा बौखलाया था कि उसने मीरा की हिमायत में खंडाला पुलिस स्टेशन पहुंचने का अपना इरादा तत्काल छोड़ दिया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो खामखा आ बैल मुझे मार जैसी बात होती। वो अपने आप को ये आश्वासन देता वापस लोनावला लौट आया था कि मीरा ने अपनी उस संकट की घड़ी में वकील शेखर साबले को तलब किया था और साबले ने देर सवेर उसके पास पहुंच ही जाना था। एक वकील से बेहतर हिमायत वो मीरा की कर भी क्या सकता था। उसने कार रोक दी और बाहर निकला। प्रवेश द्वार पर जाकर उसने कॉल बेल बजाई। खुला है, भीतर से आवाज आई। उसने दरवाजे को ठेल कर खोला और भीतर कदम रखा। उसने सिगरेट फूंकते अभिषेक को हॉल में एक सोफे पर पसरा पड़ा पाया। डॉक्टर को आया देखकर वो तनिक सीधा होकर बैठा और फिर पूरा, आइए, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? कैसे आए? मेरे ख्याल से पहले तशरीफ ही रखिए। डॉक्टर उसके सामने एक सोफा चेयर पर बैठ गया। मीरा की कोई खोज खबर? वो बोला। किसकी? अभिषेक उसे घूरता हुआ बोला। मीरा, मिसेस अधिकारी की। हाँ है, वो धूर्त भाव से बोला। अभी आधे घंटे पहले फोन आया था। वो ठिठका और फिर बोला, मीरा का। डॉक्टर के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। अभिषेक का बात करने का लहजा ऐसे था जैसे ये जताना चाहता हो कि वह अपनी चाची को नाम लेकर पुकार सकता था, लेकिन डॉक्टर को अपनी दिवंगत पेशेंट की पत्नी को नाम लेकर पुकारने का कोई अधिकार नहीं था। वो अभिषेक के आगे बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। अभिषेक बोलने की जगह खामखा अंगड़ाइयां तोड़ रहा था और दर्शनी जमाइयां ले रहा था। कमीने, डॉक्टर मन ही मन दांत पीसता हुआ बोला। अब कह भी चुक, क्यों फोन आया था? क्या कहा उन्होंने? आखिर उसे पूछना पड़ा। किन्होंने? अरे भाई, तुम्हारी आंटी ने।
और किसने, जिनका कि तुम फोन आया बताते हो? अच्छा वो, हाँ वो कोई खास बात नहीं थी। मीरा ने सिर्फ ये खबर की थी कि वो खंडाला में वकील शेखर साबले के साथ थी और अभी उसे वहीं और टाइम लगने वाला था। साबले के साथ? हाँ, यानी कि वो पुलिस की हिरासत से आजाद हो चुकी थी। कुछ हालिया वाकयात की प्रत्यक्षता वो बोला। तुम्हें खबर लगी? आपका इशारा भोजानी के कत्ल की ओर है। हाँ, हाँ लगी। बुरी हुई बेचारे के साथ। मीरा के देखते देखते अपने ऑफिस में उसके सामने मर गया। आपको कैसे खबर लगी? पुलिस से लगी। सब इंस्पेक्टर मुंडे मेरे क्लिनिक पर आया था, वही बताकर गया। वो पहले भी आया था, मेरे से भी कई सवाल पूछ रहा था, जैसे क्या मैं भोजानी को जानता था, कभी उससे मिला था, हाल ही में खंडाला कब गया था वगैरह। बाय द वे, आज सुबह आप वहां क्या कर रहे थे? कहाँ? डॉक्टर तनिक हड़बड़ाया। खंडाला में, मेन बाजार में, जिसमें कि भोजानी का ऑफिस है। तुम कहाँ थे? वहीं था। यहाँ कार की खिदमत करने की तैयारी कर रहा था तो पाया कि कार पॉलिश खत्म थी, लोनावला में मिली नहीं, इसलिए लेने के लिए खंडाला गया। और यूं मेन बाजार में पहुंच गए? हाँ, तब कोई 11:15 का वक्त रहा होगा। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ठीक। निश्चय ही वो शख्स ब्लफ नहीं मार रहा था। डॉक्टर के भोजानी के दफ्तर में कदम रखने का सही टाइम अंदाजन नहीं बताया जा सकता था। यही अंदाजन नहीं बताया जा सकता था कि वो वहां गया था। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, मुंडे को बताया? अपनी बाबत बताया कि मैं क्यों खंडाला गया था। आपकी बाबत इसने नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कोई सवाल मेरे से हुआ नहीं था। वॉलंटियर वाला काम भला मैं क्यों करता? यू आर राइट। इसीलिए मैंने पुलिस को शरीफ, नेक, भले और एतबारी के बारे में भी नहीं बताया था। प्रभात? डॉक्टर सकपकाया। वो भी वहां था? बराबर था। मैंने खुद उसे बाजार में देखा था, अपनी इन्हीं 2 आंखों से। प्रभात से इस बाबत बात की? नहीं। कैसे करता? तब से वो मुझे मिला ही नहीं। ओह, आप मिले हैं? आपसे बात करती। अब आप बताइए कि आप मेरे एहसानमंद हैं या नहीं कि मैंने पुलिस को नहीं बताया कि आज सुबह आप खंडाला में भोजानी के ऑफिस में गए थे। मैं उसकी विस्की की बोतल में जहर मिलाने नहीं गया था, लेकिन गए थे। डॉक्टर खामोश रहा। अब थैंक यू बोलिए। अभी बोलता हूँ। पहले मैं दूसरे तरीके से हिसाब बराबर करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा तरीका? हाँ, वैसे हिसाब बराबर न कर सका तो 3 बार कोर्निश बजाकर शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सुन रहा हूँ। कल रात शेखर साबले के ऑफिस में घुसकर वहां से क्या निकाला था? जैसे कि डॉक्टर अपेक्षा कर रहा था, अभिषेक हत्ते से न उखड़ा। उसके केवल माथे पर पल पड़े और वे नेत्र सिकोड़े डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने पूरी बेबाकी से उसकी निगाह से निगाह मिलाई। तो ये बात है? फिर अभिषेक बड़बड़ाया। डॉक्टर केवल मुस्कुराया। कौन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया था? अभिषेक बोला। मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि आधी रात के करीब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहां देखा था। कहां? साबले के ऑफिस में। चोर बहकाने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो कि ऐसा संभव नहीं था। मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा होता तो फिर तुमने भी मुझे देखा होता। तो मैं सड़क पर था। मैंने ऑफिस में रोशनी देखी थी। मेरे देखते देखते रोशनी गुल हुई थी और फिर तुम, और सिर्फ तुम, इमारत से बाहर निकले थे और इमारत के पहलू की गली में तुमने कदम रखा था, जिसमें कि वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, आधी रात के वक्त इतनी जगमग थी कि आपने मुझे साफ पहचाना था। गली में अंधेरा था, डॉक्टर धीरज से बोला, लेकिन मेरी सहूलियत के लिए रोशनी तुमने कर दी थी। मैंने? हाँ तुमने। गली में आकर एक कूड़ेदान के करीब खड़े होकर तुमने माचिस जलाई थी और एक खुले कागज को उसकी लौ छुआई थी। कागज जल गया था तो तुमने उसकी राख को कूड़ेदान में डाल दिया था। ओ ओ, जाहिर है कि जो कागज तुमने जलाया था वो तुमने आधी रात को साबले के ऑफिस से निकाला था और उसी की फिराक में तुम चोरों की तरह वहां घुसे थे। अब बराए मेहरबानी बताओ कि क्या था वो कागज। ना बताऊं तो आप पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। तुमने मेरी पोल नहीं खोली तो मैं भी तुम्हारी पोल नहीं खोलूंगा। यस,
दैट्स द स्पिरिट। इसको कहते हैं कि आप मेरी पीठ खुजाएं और मैं आपकी पीठ खुजाऊं। गुड। डॉक्टर खामोश रहा। हिसाब बढ़िया बराबर करते हो डॉक्टर साहब। शुक्रिया को रोशन की आइटम समझते हो कि कहीं एक आध फालतू इशू ना हो जाए। क्या कागज था वो जो तुमने इतनी शिद्दत से साबले के ऑफिस से निकाला था? जरूर जानना चाहते हैं? जानना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम बताओगे नहीं तो कैसे जानूंगा? ठीक है, बताता हूँ। राज की बात है, लेकिन आपको बताता हूँ। आप जानते हैं, मैं यहाँ इसलिए डेरा डाले बैठा था क्योंकि मैं अंकल से कर्जा चाहता था। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी कोई मांग मैंने अंकल से पहली बार की थी। हाँ डॉक्टर साहब, ये सच नहीं है। सच ये कर्जे की मांग में एक बार पहले भी अंकल से कर चुका हूँ, जो कि इस बार की ही तरह ठुकरा दी गई होगी। नहीं, पहली मांग कबूल हुई थी, जबकि वो मौजूदा रकम से दुगनी रकम की मांग थी। यानी कि मिस्टर अधिकारी ने तब तुम्हें 20 लाख रुपए का कर्जा दिया था? हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ। ऐसी पाबंदियों के साथ जो कि किसी चाचा को अपने ऐसे अनाथ भतीजे पर नहीं लगानी चाहिए थी, जो कि शुरू से ही उनकी सरपरस्ती में था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए का प्रोनोट लिख कर देने के लिए मजबूर किया था। मुझे स्टाम्प पेपर पर नोटरी की मोहर लगवाकर लिख कर देना पड़ा था कि मैंने उनसे कर्जे में 20 लाख रुपए उठाए थे, जिन्हें एक साल में वापस न कर पाने की सूरत में तब तक शूट हो चुकी मेरी फिल्म के मालिक वो होंगे। अभी एक साल नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी 3 महीने बाकी हैं। इसीलिए मैं 10 लाख रुपए और हासिल होने की उम्मीद में यहाँ आया था, लेकिन मेरी दाल नहीं गली थी। इस बार अंकल कर्जे के मामले में टस से मस नहीं हुए थे। आई सी। अंकल की मौत के बाद मैंने उस प्रोनोट को स्टडी में तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन वहां वो मुझे नहीं मिला। तब मुझे सूझा था कि क्योंकि अंकल के बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स उनका वकील अपनी कस्टडी में रखता था, इसलिए वो प्रोनोट भी उसी के पास हो सकता था। लिहाजा आधी रात को मैं साबले के ऑफिस में घुसा। ऊपर वाले की दुआ से प्रोनोट मुझे वहां मिल गया। लेकिन जरूरत क्या थी चोरी का वो रिस्क उठाने की? जिसके तुम कर्जाई थे वो तो मर गया था। बाद में बड़ी हद यही तो होता कि उस प्रोनोट की बिना पर तुम्हारे हिस्से में से 20 लाख रुपए काट दिए जाते। लेकिन तब भी काटे गए लेकिन तब भी काटे गए उन 20 लाख रुपयों में से 1/3 हिस्सा तुम्हें मिलता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें खामी ये है कि मैंने अंकल की वसीयत के सिर्फ चर्चे ही सुने थे, कभी उसे आंखों से देखा नहीं था। तो क्या हुआ? कल सुबह साबले ने बताया तो था कि अपनी बहन और आंटी के साथ मिस्टर अधिकारी की संपत्ति में तुम्हारा बराबर का हिस्सा था। दुरुस्त, लेकिन साथ ही ये भी बताया था कि उस वसीयत के बाद अंकल ने कोई और वसीयत की हो सकती थी। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई नई वसीयत निकल आती और उसमें फर्ज कीजिए कि मैं विरसे में बेदखल होता, तो मैं तो अंकल की मौत के बाद भी उनका 20 लाख का कर्जा ही बना रहता, जिसकी वसूली के लिए उनका जो कोई भी नया वारिस होता मेरी फिल्म नीलाम करवा देता। मैं तो बर्बाद हो जाता जनाब। ओह! इतवार को नए कर्ज के संदर्भ में अंकल ने मेरी ऐसी मिट्टी झाड़ी थी, ऐसी बुरी गत बनाई थी कि मेरी तौबा हो गई। गुस्से के उस आलम में उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करते हुए कोई नई वसीयत लिख डाली होती तो उसकी तो साबले को भी खबर न होती। सच पूछिए तो मैं इस बाबत अभी भी निश्चिंत नहीं हूँ। कोई नई वसीयत अभी भी बरामद हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि कल रात मैंने जो किया ठीक किया। पकड़ा जाता तो बहुत बुरा होता, लेकिन संतोष की बात है कि सिर्फ पकड़ा नहीं गया, बल्कि अपने मिशन में कामयाब भी हुआ। अगर तुम्हारा प्रो नोट साबले की कस्टडी में था, तो जाहिर है कि उसे तुम्हारे अपने अंकल का 20 लाख रुपए का कर्जाई होने की खबर थी। जब उस पुलिस वाले ने तुमसे यह सवाल किया था कि क्या तुमने पहले भी कभी अपने अंकल से कर्जा हासिल किया था या हासिल करने की कोशिश की थी, तो तुम्हारा जवाब इनकार में था, जिसे कि उस घड़ी वहां मौजूद वकील साबले ने भी सुना था। तब उसने तत्काल इस बात का विरोध क्यों ना किया? ये क्यों ना कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे? हकीकतन पहले भी तुम अपने अंकल से बतौर कर्ज
20 लाख रुपए की एक रकम हासिल कर चुके थे, जिसका उसकी कस्टडी में तुम्हारा प्रोनोट उपलब्ध था। क्या पता क्यों जिक्र नहीं किया। साबले की या तो उस घड़ी मेरे जवाब की तरफ तवज्जो नहीं रही होगी, या फिर गायब ख्याली में उसे उस कर्जे का, प्रोनोट का ध्यान नहीं आया होगा, या शायद उसने तुम्हारा लिहाज किया हो। ऐसा है तो 100 साल जिए बुजुर्गवार। पिछली रात अपने ऑफिस में चोर घुसा होने की उसे खबर थी, लेकिन वो कहता था कि उसे अभी ये पता नहीं चल पाया था कि चोर क्या चुरा ले गया था। लेकिन आखिरकार तो उसे पता चलेगा ही कि उसके रिकॉर्ड में से वो प्रोनोट गायब था। तब क्या ये नतीजा निकाल लेना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि चोर तुम थे। पड़ा निकालता रहे नतीजा, वो कभी मुझे चोर साबित नहीं कर सकता। मेरी उस हरकत का वो कोई सबूत नहीं पेश कर सकता, कोई गवाह नहीं पेश कर सकता। मैं गवाह हूं। किस बात के गवाह हैं आप? पहली बार वो झुंझलाकर बोला। क्या देखा था आपने? बकौल आपके, आपने दूसरी मंजिल के एक ऑफिस में रोशनी देखी, फिर किसी को सीढ़ियां उतरकर गली में कदम रखते देखा। क्या इतने से साबित हो गया कि वो कोई दूसरी मंजिल के ऑफिस से निकलकर नीचे गली में आया था? साबित हो गया कि उसने वहां से एक प्रोनोट चुराया था। आपने चोर को ऑफिस में नहीं देखा, उसे प्रोनोट चोरी करते नहीं देखा, उसके कब्जे में प्रोनोट नहीं देखा। आपने उस शख्स को अंधेरी गली में फासले से देखा और कह दिया कि वो अभिषेक था। आप कहते हैं कि वो मैं था, मैं कहता हूं कि वो मैं नहीं था। आप कहते हैं कि आपने उस शख्स को गली में आकर कोई कागज जलाकर नष्ट करते देखा। मैं कहता हूं यह आपकी कल्पना की उपज है। दिस इज योर वर्ड अगेंस्ट माइन। दिस इज नॉट प्रूफ। आप अपनी भजते रहिए, मैं अपनी भजता रहूंगा। कुछ साबित नहीं हो पाएगा डॉक्टर साहब। जब साबले ये कहेगा कि जो मर्जी कहे वो, जो मर्जी कहें आप, मेरा एक ही जवाब होगा। सब मेरे खिलाफ हैं, मेरे से कुड़ते हैं, इसलिए मेरे ऊपर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने प्रोनोट लिखकर कोई कर्जा लिया है तो लाओ प्रोनोट, मैं अदा करता हूं कर्जा। प्रोनोट नहीं तो पैसा नहीं। इट इज एज इजी एज दैट। अभिषेक, तुम अभी कम उम्र हो, नादान हो, इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, परिस्थिति जन्य सबूतों की अहमियत नहीं समझते हो। कोई एक बात हो सकता है अपने आप में महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन जब ऐसी कई बातें जमा होकर। छोड़ो जनाब, वो तित्र भाव से बोला। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। अभी तो कोई फांसी नहीं लग रही ना। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़िए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। डॉक्टरी का धंधा छोड़कर जासूसी का धंधा कब से शुरू किया? क्या मतलब? मतलब आप जानते हैं, जब से अंकल की डेथ हुई है तब से आप ही हर जगह हर किसी के पट्टे में टांग डालते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर से जवाब देते ना बना। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर बोला। ऐसी ही बात है। जवाब आपसे देते नहीं बनेगा, इसलिए मैं ही देता हूँ। जवाब ये है डॉक्टर साहब कि आप जो कुछ कर रहे हैं मीरा के किसी अंजाम से फिक्रमंद होकर कर रहे हैं। क्यों फिक्रमंद हैं? क्योंकि आपके मन में मीरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर खोखली स्वर में बोला। मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ हालात को जानने परखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई मीरा को, मिसेस अधिकारी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई अपना जुर्म मिसेस अधिकारी के सिर मरने की कोशिश कर रहा है, और मैं महज ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई कौन है। बस इतनी सी बात है। असल में जिसका बतंगड़ बनाने की कोशिश तुम ही नहीं, तुम्हारी बहन भी कर रही है। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और घूमकर बाहर को बढ़ चला। मेरा ख्याल है, पीछे से अभिषेक की आवाज आई, कि आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर परमार सड़क पर पहुंचकर अपनी कार में बैठा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उस रोज लंच न किया होने की वजह से वैसा होना स्वाभाविक भी था। वो सीधा होटल फरियोज के रेस्टोरेंट में पहुंचा। अभी केवल 7:30 ही बजे थे, लेकिन ये जान कि डिनर उपलब्ध था, उसने डिनर का ऑर्डर दिया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसने उसे बेमन से खाया।
8 बजे वो वापस अधिकारी की कोठी पर पहुंच गया। वो अपनी कार को बाजू लगाकर पार्क करने ही वाला था कि उसने कोठी का प्रवेश द्वार खुलते देखा। उसने कार की हेडलाइट्स ऑफ कर दी और उसे सड़क पर थोड़ा आगे लुढ़क जाने दिया। सिगरेट का कश लगाता अभिषेक कोठी से बाहर निकला। वो ड्राइव वे में खड़ी एक कार में सवार हुआ और उसे चलाता हुआ सड़क पर पहुंचा। फिर उसकी कार उस दिशा में बढ़ गई जिधर से कि डॉक्टर वहां पहुंचा था। डॉक्टर कार में ही बैठा रहा। ड्राइव वे में मीरा की कार मौजूद नहीं थी। इससे लगता था कि वो अभी वापस नहीं लौटी थी। वो प्रतीक्षा करने लगा। 15 मिनट बाद आगे पीछे चलती 2 कारें एक साथ सड़क पर प्रकट हुई। पहली कार जब मोड़ काट कर कोठी के ड्राइव वे में दाखिल हुई तो डॉक्टर ने कार को भी पहचाना और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी मीरा की सूरत को भी पहचाना। पिछली कार वकील साबले की थी जो बाहर सड़क पर ही रुक गई। कार से निकलकर साबले ड्राइव वे में दाखिल हुआ और कार से तब तक बाहर निकल आई मीरा के करीब पहुंचा। फिर कुछ क्षण दोनों वहीं ठिठके खड़े बातें करते रहे। क्या बातें कर रहे थे? डॉक्टर ने मन ही मन सोचा। 2 मिनट वो सिलसिला चला। फिर एकाएक मीरा आगे कोठी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई और साबले वापस लौट चला। वो अपनी कार में सवार होकर वहां से विदा हो गया तो डॉक्टर अपनी कार से निकलकर कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचा और उसने कॉल बेल बजाई। मीरा जरूर तब अभी हॉल में ही थी क्योंकि दरवाजा तत्काल खुला। श्याम, मीरा के मुंह से निकला। आओ। डॉक्टर ये सोचता भीतर दाखिल हुआ कि मीरा ने पहले भी कभी उसे श्याम कहकर पुकारा था। शायद कभी नहीं। शायद क्या, निश्चय ही कभी नहीं। न जाने क्यों डॉक्टर की उस घड़ी इच्छा हुई कि वो मीरा का हाथ थाम ले और उसे अपने साथ लगाकर आश्वासन दे कि वो हमेशा उसकी तरफ था, उसके साथ था। वस्तुतः उसने ऐसा कुछ न किया। मैं अभी लौटी हूँ, वो बोली। मैंने देखा था, डॉक्टर बोला। अच्छा था कि साबले साथ आया था। कैसे आए? यही जानने आया था कि तुम्हारे साथ कैसी बीती। तुम्हें मालूम है कि मैं किस जंजाल में फंस गई थी? हाँ, खुद सब इंस्पेक्टर मुंडे की जुबानी मालूम हुआ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी किसी मदद के लिए तुम्हारे पास खंडाला पहुंचने की, लेकिन मुझे मालूम हुआ था कि तुम साबले को पहले ही तलब कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपना आना बेमानी लगा। फिर भी शुक्रिया कि तुमने मदद की बाबत सोचा। मैं पहले भी आया था, लेकिन अभिषेक से पता लगा था कि तुम 8 बजे से पहले नहीं लौटने वाली थी। हाँ, मैंने यहाँ फोन किया था ताकि लोग बाग मेरी बाबत निश्चिंत हो जाते। कौन लोग बाग? अभिषेक जो अभी घर से निकल गया, या निधि जो कि अभी घर में है ही नहीं? ऐसा ही है आजकल। आधुनिक जमाना है ना, इसलिए उसका कारोबार भी आधुनिक हो गया है। दुनिया इतनी मसरूफ हो गई है कि मरे जिए में फर्क नहीं महसूस करती। उसने एक गहरी सांस ली। बहरहाल दुनिया पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। वो तो है। खंडाला में कैसी बीती? बुरी ही बीती। काफी ख्वार होना पड़ा। वकील साहब ने ही आकर जान छुड़वाई, वरना खंडाला में वो लोग तो मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कयामत के दिन तक मेरे से सवाल जवाब करते रहना चाहते थे। अब उन्हें तसल्ली है ना कि तुम्हारा भोजानी की मौत से कुछ लेना देना नहीं। वो लोग कुछ बताते थोड़े ही हैं, बस पूछते हैं और पूछते हैं और पूछते हैं। साइन करा के स्टेटमेंट ली होगी। हाँ, साबले साहब ने भी ऐतराज नहीं किया था। कहते थे ऐसा ही दस्तूर था। ठीक कहते थे। उसने आंख भरकर मीरा को देखा। बहुत थकी हुई, बहुत निढाल लग रही हो। हाँ, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा। खाना खाया? हाँ, साबले साहब ने खंडाला में जबरन खिलाया। अब एक गोली, अधिकारी साहब वाला ही एक कैप्सूल खाओ और सो जाओ। ऐसा ही कुछ करूंगी। तुम्हें उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की कि मैं भोजानी से मिलने क्यों गई। मेरे ख्याल से वजह मुझे मालूम है। वो क्या है कि वो मेरे पास भी आया था। अच्छा, कब? जवाब में डॉक्टर ने न केवल कब का जवाब दिया, बल्कि अपनी कहानी वहां से शुरू की जबकि उसने पिछली रात आदर्श तक उसका पीछा किया था। ओह, मीरा बोली, यानी कि वो आदमी सिर्फ मेरे से ही पैसे ऐंठने की फिराक में नहीं था। जाहिर है,
वो जरूर निधि और प्रभात के पास भी पहुंचा होगा। उनके पास क्यों? उसी वजह से जिस वजह से तुम्हारे मेरे पास पहुंचा। उनकी क्या कम पोल है? ऐसा? बल्कि औरों से ज्यादा। उनकी वार्निंग की जरा भी तो परवाह नहीं की निधि ने। वो प्रभात से शादी कर भी चुकी हुई है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तुम्हारा मतलब है मिस्टर अधिकारी के मरते ही उन्हें ये ही अहम तरीन काम समझा करने लायक उनका अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली? अरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने अब शादी नहीं की। वो पहले से शादीशुदा है। पहले से? पहले से कब से? 1.5 महीने से। मुंबई में कोर्ट मैरिज की। लोनावला में कदम रखने से पहले से वो दोनों शादीशुदा थे। कमाल है। डॉक्टर एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, वो शख्स भोजानी तुमसे कितनी रकम मांग रहा था? 1 लाख। ये कंट्रोल रेट मालूम होता है उसका। मेरे से 1 लाख मांग रहा था, लेकिन 50,000 पर आ गया था। मेरे साथ भी 50,000 पर आ गया था, लेकिन मेरे पास कहाँ रखे थे इतने पैसे। फिर कहने लगा चेक लिख दो, लेकिन मेरे पास बैंक में भी इतनी रकम नहीं थी। बड़ी हुज्जत के बाद 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर फैसला हुआ था। रिपोर्टें थी उसके पास। ब्लैक हॉर्न में मुलाकात के वक्त नहीं थी, लेकिन कहता था कि उसके ऑफिस में थी। मुझे अपने ऑफिस में लेकर पहुंचा तो वहां भी ना निकली। उसकी फाइलिंग कैबिनेट का ताला टूटा पड़ा था और कैबिनेट खुली पड़ी थी। यानी कि रिपोर्टों की कॉपियां कोई वहां से चुरा के ले गया था। मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन वो बोला कि रिपोर्टें कहीं और सुरक्षित थी। बोला कि वो तो वहां थी ही नहीं, और ये कि वो चोरी तो खुद उसने पुलिस को उल्लू बनाने के लिए स्टेज करवाई थी। आई सी। कहता था कि मेरा डाउन पेमेंट का चेक कैश हो जाने के बाद और बाकी की रकम भी मिल जाने के बाद वो रिपोर्टें मुझे सौंप देता। उसने रिपोर्टें तुम्हें पढ़वाई नहीं थी? कैसे पढ़वाता? उसके ऑफिस में तो वो थी नहीं। लेकिन जब वो कहता था कि नकली चोरी उसने खुद स्टेज करवाई थी और वो कहीं और सुरक्षित थी, तो वो तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों लाया था? मेरे से चेक हासिल करने की नीयत से, जो कि तुम रिपोर्टों का उसके पास होने का कोई सबूत पाए बिना उसे दे देती। ऐसे तो न देती। उसने मुझे मेरी रिपोर्ट का एक वर्का दिखाया था। कोई एक वर्का भी उसने तुम्हें नहीं दिखाया था? नहीं। वो तुम्हें उल्लू बना रहा था। रिपोर्टें उसके पास थी ही नहीं। रिपोर्टें पहले ही किसी और के कब्जे में पहुंच चुकी हैं, और ये बात मुझे निश्चित तौर से मालूम है। यानी कि उसके ऑफिस में चोरी सच में हुई थी? मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन रिपोर्टों की जो कॉपियां उसके पास होनी चाहिए थी वो किसी और के पास थी, और उसने खुद मुझे वो दिखाई थी। क्या पता कार्बन कॉपियों के 2 सेट हो, या उसने ओरिजिनल्स का एक सेट जेरोक्स करा के भी रखा हो। क्या पता। बहरहाल वो तुम्हें रिपोर्टें नहीं दिखा सका था। तुम उनका कोई मुआयना नहीं कर सकी थी। हाँ। तो फिर तुम्हें निधि और प्रभात की शादी की खबर कैसे लगी? मीरा के मुंह से सिसकारी निकली। रिपोर्टों से ही? डॉक्टर उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, मीरा ने कबूल किया। यानी कि कापियां तुमने पढ़ी? नहीं। तो ओरिजिनल्स पढ़ी। इस बार चौंकने की बारी डॉक्टर की थी। क्या? क्या किस्सा है? मीरा ने किस्सा बयान किया। उसने बताया कि कैसे पिछली रात उसने भोजानी को स्टडी में रिपोर्टें ट्रेस करने की कोशिश करता पाया था, जिसे एकाएक वहां से खिसक जाना पड़ा था। जो उसी के हित में उसे हिदायत दे गया था कि उसका अधूरा काम उसे पूरा करना चाहिए था, ताकि रिपोर्टें पुलिस के हाथ न लग जाती। कैसे अभिषेक के ऊपर से आ जाने की तरह से वो भी उस काम को किसी सिरे नहीं पहुंचा सकी थी, और फिर बाद में कोई उससे पहले स्टडी से उन रिपोर्टों को ले उड़ा था। वो हरकत निधि की थी? डॉक्टर बोला। या अभिषेक की? मीरा बोली। मेरा एतबार अभिषेक पर ज्यादा है। क्यों? पूरी बात सुनो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैं सुन रहा हूं। रिपोर्टों की तलाश में आज सुबह मैंने अभिषेक के कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो रिपोर्टें मुझे निधि के कमरे में मिली थी। यानी कि पिछली रात का चोर निधि थी? क्या अभिषेक था जिसने रिपोर्टें बहन को ये सोच के सौंप दी थी कि बदकिस्मती से नौबत आ जाने पर चोर के पास चोरी का माल बरामद न हो? ओह,
तो तुमने रिपोर्टों को तब पढ़ा था जबकि तुमने उन्हें निधि के कमरे से बरामद किया था। हाँ, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ पाई थी मैं, सिर्फ सरसरी तौर पर निगाह डाल पाई थी। एकाएक निधि लौट आई थी, जिसकी वजह से रिपोर्टों को यथास्थान रखकर मुझे वहां से खिसक जाना पड़ा था। ओह, वो रिपोर्टें 4 लिफाफों में थी, लेकिन उन पर लगी क्रम संख्या बताती थी कि लिफाफे 5 होने चाहिए थे। एक 3 नंबर का लिफाफा उनमें नहीं था। मेरा कहना यह है कि वो लिफाफा अभिषेक से संबंधित था, जिसके कि उसने रिपोर्टों को स्टडी से चुराने के बाद नष्ट कर दिया था और बाकी लिफाफे आगे निधि को सौंप दिए थे। ये महज गेसवर्क है। मीरा खामोश रही। खैर, आगे आगे ये कि तब के बाद से अब तक मुझे निधि के कमरे में वापस जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तभी भोजानी का बुलावा आ गया था और मुझे खड़े पैर खंडाला जाना पड़ गया था। तब की गई अब लौट पाई हूँ, वो भी कर्टसी मिस्टर सापले, वरना रात हवालात में भी कटती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो रिपोर्टें अभी भी वहां होंगी? हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि निधि ने उन्हें नष्ट कर दिया हो। हाथ आते ही न किया तो अब किस लिए? तभी तो बोला कि हो सकती हैं। देखें, वो ऊपर से आ गई तो क्या होगा? वो क्या सफाई देगी इन रिपोर्टों की, अपने पास मौजूदगी की? मुकर जाएगी, कहेगी हम ही लोग उन्हें वहां प्लांट कर रहे थे। ऐसा करते हैं, मैं यहीं ठहरता हूँ और मेन डोर को थोड़ा सा खोलकर बाहर निगाह रखता हूँ और तुम ऊपर जाओ। मुझे निधि आती दिखाई देगी तो मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। ठीक है। बत्तियां जलाती मीरा ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गई। डॉक्टर मेन डोर के पास आ खड़ा हुआ और उसके पल्लों में थोड़ी सी झिर्री बनाकर बाहर झांकने लगा। मीरा लगभग उल्टे पांव वापस लौटी। रिपोर्टें वहां नहीं है, वो बोली। वहां नहीं है या कहीं भी नहीं है? और कहीं तो मैंने उन्हें तलाश किया नहीं। करना था ना? इतनी जगह है, सब आनन फानन, मैं अकेली कैसे? चलो, मैं चलता हूँ, डॉक्टर निर्णायक स्वर में बोला। जो होगा देखा जाएगा। दोनों निधि के कमरे में पहुंचे। दोनों कमरे के विपरीत सिरों पर पहुंच गए और हर जगह टटोलने लगे। तभी एकाएक नीचे से एक दरवाजे के भड़ाक से चौखट से टकराने की आवाज आई। निधि आ गई, मीरा आतंकित भाव से बोली। वो ही ऐसे दरवाजा बंद करती है और फिर दौड़ के सीढ़ियां चढ़ती है। चलो, तत्काल डॉक्टर बोला। उसने बिजली बंद की। दोनों कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियों के दहाने पर निधि प्रकट हुई। उन्हें देखकर वो ठिठकी। उसके होठ भिंच गए और आंखें सिकुड़ गई। क्या हो रहा है? वो बोली। कुछ नहीं, मीरा बड़ी मुश्किल से कह पाई। अभी तुम दोनों मेरे कमरे में से निकले हो? नहीं। तो फिर यहाँ ऊपर गलियारे में क्या कर रहे हो? वो तो यूं ही बटन बटन हु हैज गॉट द बटन खेल रहे हो। वो, डॉक्टर खंखार कर गला साफ करता हुआ बोला। वो क्या है कि मुझे मालूम है क्या है, निधि शुष्क स्वर में बोली। मीरा डियर, जो ढूंढ रही थी वो मिल गया। अब बहाना बेकार था। कल रात, मीरा तीखे स्वर में बोली, तुमने या अभिषेक ने नीचे से जो रिपोर्टें चुराई थी, क्या किया उनका? अभिषेक ने खामखा? यानी कि वो रिपोर्टें तुमने चुराई थी? इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है तो हाँ। क्या किया तुमने उनका? वही जो करना चाहिए था, निधि बोली। जलाकर खाक कर दिया। फौरन न कर पाई, क्योंकि पहले पढ़ना चाहती थी। और कुछ? कब? क्या कब? कब किया ऐसा? तुम्हारे जाने के बाद। क्यों? तुम्हारी मंशा उन्हें फ्रेम करा के कमरे में लगाने की थी, ताकि हर आए गए को मालूम पड़ता कि उनमें तुम्हारे और डॉक्टर के बारे में क्या दर्ज था। सब पढ़ा तुमने? हाँ, सब पढ़ा। और तुम लोगों पर उपकार किया, जो ऐसे खतरनाक कागजात तो नष्ट कर दिया। खुद अपने पर नहीं, अपने पर भी, लेकिन तुम्हारी तरह अपनी मौजूदा हालात मैंने आ बैल मुझे मार जैसी नहीं बनाई हुई। क्या मतलब? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ इस वक्त? अभी कल विधवा हुई हो और आज रात की तन्हाई में यहाँ ऊपर अकेले उसी शख्स के पहलू में खड़ी हो जिसके साथ तुम्हारे अफेयर का जिक्र उन रिपोर्टों में था। लगता है वो जिक्र सच ही था। मीरा के मुंह से विरोध भरी चीत्कार निकली। बहुत बड़बड़ के बोल रही हो निधि, डॉक्टर बोला। क्यों? निधि व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। कुछ गलत कह दिया मैंने?
गलत तो नहीं कह दिया, लेकिन ये नादान है, तो आप तो अक्ल कीजिए। क्यों हैं आप यहाँ इस वक्त इसके साथ? उस वजह से नहीं जो तुम सोच रही हो। वजह कोई भी हो, लेकिन ये हकीकत है कि हकीकत से मीरा तीखे स्वर में बोली। मैं भी कोई कम वाकिफ नहीं निधि। तुम कौन सी हकीकत से वाकिफ हो? मैं बताऊं? और कौन बताए? जब तुम एक बात कह रही हो तो हेलो 90 डेज ब्राइड, हेलो मिसेस शरीफ नेक भले और एतबारी आदमी, हेलो मिसेस प्रभात कुमार। निधि के तब तक फूट पड़ रहे जोश को ब्रेक लगी। तो उसके मुंह से निकला, तुम पढ़ चुकी हो वो रिपोर्टें? तमाम नहीं, मीरा बोली। मुकम्मल तौर से नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ चुकी हूं कि 1.5 महीने पहले मुंबई में तुम और प्रभात कोर्ट मैरिज कर चुके हो। निधि के मुंह से बोलना फूटा। यानी कि हिसाब बराबर, मीरा बोली। यानी कि पतीली को यह कहने की जरूरत नहीं कि केतली काली है। उसने उत्तर न दिया। एकाएक वो उनकी बगल से गुजरती अपने कमरे में घुस गई। लगभग उल्टे पांव वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक ड्रेस थी। ये ड्रेस यहाँ रह गई थी, वो बोली। फुल ड्रेस रिहर्सल में इसकी सख्त जरूरत थी, यही लेने आई थी। जा रही हूँ, तुम पीछे जो जी में आई करो। वो घूम कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ये कोई वक्त है कहीं जाने का? मीरा बोली। वो ठिठकी, घूमी। उसने घूर कर मीरा की तरफ देखा। मेरी बड़ी बन के मत दिखाओ। फिर वो सख्ती से बोली। ये ना समझो कि मेरी जिंदगी में अंकल की जगह तुम ले सकती हो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही, मीरा बोली। लेकिन दैट्स गुड, आई एम ग्लैड। एंड नो लेकिन। इतना तो बता दो, वापस कब लौटोगी? आज प्ले का फाइनल रिहर्सल है, 1:30 बजे जाना कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, प्रभात हर घड़ी मेरे साथ होगा। फिर वो धम धम करती सीढ़ियां उतरी और फिर जैसे एकाएक कोठी में पहुंची थी वैसे ही एकाएक वहां से रुखसत हो गई। पीछे कितनी ही देर वो दोनों बुत बने खड़े रहे। देखा, आखिरकार मीरा बोली। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। डॉक्टर ने बड़ी संजीदगी से सहमति में गर्दन हिलाई। आओ नीचे चले। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ती मीरा के पीछे हो लिया। दोनों नीचे हॉल में पहुंचे। तुम निधि की फिक्र न करो, डॉक्टर सांत्वना भरे स्वर में बोला। अब जबकि खुद की पोल खुल गई है तो वो तुमसे ज्यादा फिक्रमंद है। मीरा ने बड़े अनिश्चित भाव से सहमति में सिर हिलाया। एक बात ठीक से याद करके बताओ, डॉक्टर बोला। भोजानी ने एन यही कहा था कि अपने ऑफिस में चोरी उसने खुद कराई थी और रिपोर्टें कहीं और सुरक्षित थी। हाँ, एन यही कहा था। रिपोर्टों के वहां न होने से वो जरा भी फिक्रमंद नहीं लगता था। यानी कि कोई ऐसा साधन उसे उपलब्ध था कि जिसमें वो उन रिपोर्टों की कॉपियां फिर हासिल कर सकता था। शायद। क्या होगा वो साधन? वो कुछ क्षण सोचता रहा। फिर एकाएक उसने जोश में चुटकी बजाई और बोला, आई गॉट इट। मीरा ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। उसकी सेक्रेटरी, क्या नाम था उसका? आलोका। आलोका भोसले, जिसका काम अपने बॉस से डिक्टेशन लेना और उसे टाइप करना था। वो लंबी लंबी रिपोर्टें निश्चय ही भोजानी ने अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेट कराई होंगी, जिन्हें उसने बाद में 1+1 टाइप किया होगा। जब भोजानी ने यह कहा था कि रिपोर्टें कहीं और सुरक्षित थी तो निश्चय ही उसका इशारा अपनी सेक्रेटरी की शॉर्ट हैंड नोटबुक्स की तरफ होगा, जिनकी मदद से कि उन रिपोर्टों को फिर टाइप किया जा सकता था। ओह, मुझे पता है कि वो लड़की कहाँ रहती है। मुझे उससे मिलना होगा। अभी? हाँ, जरूरी है। उसकी शॉर्ट हैंड नोटबुक्स का ख्याल पुलिस को भी आ सकता है, किसी और को भी। वो उन 2 मवालियों को याद करता हुआ बोला, आ सकता है, क्या पता आ भी चुका हो। ये फौरन ही करने लायक काम है। वो लड़की छत्रपति हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम? 1 से 2 भले, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग? क्या भूल गई कि अभी निधि हम दोनों के बारे में क्या कहकर गई थी? अभी जो बात सिर्फ निधि ने कही, क्या तुम चाहती हो कि आगे उसे दुनिया कहने लगे? जहन्नुम में गई दुनिया, वो कुड़कर बोली। लेकिन दुनियादारी? वो उसके साथ गई जहन्नुम में। यानी कि साथ चले बिना नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, चलो।
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।